बच्चों। अच्छा, आज हम डिस्कस करते हैं कि क्या आप जो सांस को अंदर लेते हो और बाहर छोड़ते हो यही श्वसन होता है कि श्वसन कुछ और होता है। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए आज का सारा चैप्टर है। ठीक है, अगर अपन सांस को अंदर ले रहे हैं मतलब ऑक्सीजन जब अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ रहे हैं तो यह श्वसन नहीं है। ओनली यह श्वसन नहीं है, ये श्वसन में इंक्लूड है, लेकिन केवल अगर मैं बोलूं सांस लेना और सांस छोड़ना यह श्वसन नहीं है। अब श्वसन क्या होता है मैम? श्वसन क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें एनर्जी की जरूरत है। अब उस एनर्जी की जरूरत को फुलफिल कैसे करेंगे? जो ग्लूकोज बना था हमारा पाचन तंत्र में, जो ग्लूकोज बना था उस ग्लूकोज के अणु को तोड़ेंगे। वो ग्लूकोज का अणु टूटेगा और क्या देगा? एनर्जी। उस प्रोसेस को बोलते हैं हम श्वसन। बात क्लियर हुई आपकी? हाँ, हम देख लेते हैं। दो चीजें होती हैं। ठीक है, ये आपको डायग्राम दिख रहा है, ये मानव का श्वसन तंत्र है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि मानव का श्वसन तंत्र क्या होता है। ठीक है, इसके पहले दो बातें होती हैं, आप एक बार देख लें। मैं इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी लिख रही हूँ, साथ में हिंदी में भी लिखूंगी। ठीक है, जैसे कि दो चीजें होती हैं, एक सांस लेना छोड़ना, जैसे हम श्वसन नहीं कहते हैं, वो ब्रीदिंग की प्रोसेस है। क्या होता है? ब्रीदिंग। और श्वसन एक्चुअल में क्या होता है कि ग्लूकोज के अणु का टूटना। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। मतलब ब्रीदिंग को बोलते हैं हम श्वासोच्छ्वास, ब्रीदिंग इसको बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास, ठीक है। और जो ऊर्जा का मिलना मतलब ग्लूकोज के अणु का टूटना, मींस ग्लूकोज के अणु का टूटना, इससे क्या होती है? ऊर्जा मिलती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? इस प्रोसेस को बोलते हैं श्वसन। क्या बोलते हैं इसको? श्वसन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। श्वसन, श्वसन मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन। ठीक है, श्वसन का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, ठीक है। मींस अभी अपने को क्या पढ़ना है? दो प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। एक प्रोसेस होती है ब्रीथिंग की और एक प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की। ब्रीथिंग की प्रोसेस में क्या होता है? हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। ये जो पूरी प्रोसेस होती है वो फेफड़ों तक होती है। ठीक है, हम अपनी नॉस्ट्रल से मतलब नाक के द्वारा ऑक्सीजन को लेंगे। उसके बाद क्या होता है? यहाँ से ऑक्सीजन जाती है, फिर ये ट्रैकिया से मतलब श्वास नली से होकर के जाती है। उसके बाद ये लंग्स में जाती है। ठीक है, फिर ब्रोंकाई में जाती है, ब्रोंकियल्स में जाती है, और ये जो एल्वियोलाई होते हैं, है ना, छोटे छोटे से दिख रहे हैं, इन एल्वियोलाई से ट्रांसफर होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफर होता है। अब इसके बाद क्या होता है? ये जो इतनी प्रोसेस है इसे हम बोल सकते हैं एक तरह से ब्रीदिंग। ठीक है, अब इसके आगे क्या होता है? ये प्रोसेस तो हो गई। ये अब ब्लड के थ्रू, किससे? ब्लड से, मतलब ब्लड में मिक्स हो जाएगी। अब ये ब्लड में मिक्स होके कहाँ जाएगी? सेल्स के पास जाएगी, मतलब कोशिकाओं के पास जाएगी। अभी रक्त में गई है ऑक्सीजन, उसके बाद जाएगी कोशिकाओं के पास। कहाँ जाएगी? सारी कोशिकाओं के पास। ठीक है, कोशिका के पास गई। अब इस कोशिका के पास एक पार्ट होता है, इस कोशिका का एक अंग होता है जिसे बोलते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं हम? माइट्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइट्रोकॉन्ड्रिया। इस माइट्रोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ग्लूकोज का अणु टूटता है। क्या होता है इसमें? यहां लिख देती हूँ इस चीज को मैं। यहाँ पे क्या होता है? ग्लूकोज टूटता है। अब इस पूरी प्रोसेस को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कैसे प्रोसेस होती है, क्या क्या होता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं आगे। अब ये क्या लिखा हुआ है? श्वसन। जैसा मैंने आपको बताया कि श्वसन क्या है, श्वसन क्या है? ग्लूकोज के अणु का टूटना। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी रही है। क्या लिखी है डेफिनेशन? वह जैव रासायनिक प्रक्रिया। अब प्रक्रिया जैव रासायनिक क्यों है? क्योंकि इसमें कुछ मतलब कि ये जो पूरी प्रोसेस होती है उसके बाद कुछ प्रोडक्ट बनते हैं, है ना, कुछ केमिकल प्रोसेस होती है, उसके बाद कुछ जो रासायनिक उत्पाद बनते हैं, है ना।
इसलिए ये कैसी प्रक्रिया है, जैव रासायनिक है, मतलब जीवों के अंदर है प्लस क्या रासायनिक भी है, ठीक है। इसमें कोशिका के भीतर। अब प्रक्रिया कहाँ होती है, ये भी प्रश्न है ना, कि प्रोसेस होती कहाँ है, कोशिका के अंदर हो रही है, कहाँ हो रही है, कोशिका के भीतर। होता क्या है, कोई भी प्रोसेस है उसमें क्या हो रहा है, तो इसमें ग्लूकोज का विखंडन, ठीक है, ग्लूकोज का अणु टूट रहा है। ग्लूकोज मतलब क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। क्या है ग्लूकोज का मतलब, C6H12O6, ये टूटेगा। अब ये टूटेगा तो क्या होगा, ये टूटेगा तो होगा क्या, ये जब टूटेगा तो क्या निकलेगा, एनर्जी निकलेगी, ठीक है, क्या होगा, ऊर्जा निकलेगी। अब इसका टूटना हमको देखना है कि ये तरह तरह से टूटता है, ठीक है, कभी ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा, कभी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटेगा। इतनी बात क्लियर है। ग्लूकोज का टूटना, ग्लूकोज मतलब C6H12O6, ये चीज टूटती है, ब्रेक डाउन होती है, देन क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। अब हम दो प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ते हैं, ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी, है ना। अब आपके लिए होमवर्क है कि किस तरह की अभिक्रिया है, आप लोग ये ढूंढ करके लाएंगे, ठीक है, आप कमेंट में बताएंगे मुझे ये कैसी अभिक्रिया है। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर क्या देखना है हमें, यहाँ पर हम देखते हैं कि अब ये जो ऊर्जा का विखंडन हो रहा है वो किस किस तरह से हो सकता है, ठीक है। जो ग्लूकोज का विखंडन, ठीक है, ये जो ग्लूकोज का विखंडन है वो हमें दो प्रकार से देखना होता है। वो कैसे देखना होता है, अपने को दो प्रकार से देखना होता है, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में और एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। कैसे कैसे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, जनरली जो अपने अंदर चीजें होती हैं, हम सांस लेते हैं, हाँ, हमारे फेफड़ों तक ऑक्सीजन जाती है, उसके बाद ब्लड में मिल जाती है, फिर कोशिकाओं के पास जाती है। अब कोशिका के पास क्या होता है कि जो ग्लूकोज का अणु है वो ऑक्सीजन उसको मिल गई है, अब वो टूटेगा, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब वो टूटेगा तो कुछ प्रोडक्ट बनाएगा। तब जब भी ग्लूकोज का विखंडन होता है तो एक मतलब मीडिएटर के रूप में एक प्रोडक्ट निकलता है। लास्ट प्रोडक्ट नहीं है ये, सबसे लास्ट में नहीं निकलेगा ये रिजल्ट, है ना, मतलब ये आखिरी उत्पाद नहीं है, पहले एक बीच में एक उत्पाद बनता है, फिर वो उत्पाद टूटता है। तो यहाँ पर जो बनता है सबसे पहले ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज आगे किस में टूटेगा, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड में, ठीक है, पायरुविक एसिड में। इतनी बात क्लियर है। ग्लूकोज का अणु है, ग्लूकोज का अणु पहले पायरुविक एसिड में टूटेगा, और ये जब पायरुविक एसिड में टूटता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस की एक, ये क्या हो रहा है, एक प्रोसेस हो रही है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस के द्वारा क्या होगा, अपना ये ग्लूकोज टूटेगा, किस में टूटेगा, पायरुविक एसिड में, ठीक है, पायरुविक एसिड में। अब ये पायरुविक एसिड आगे बढ़ता है, ये पायरुविक एसिड आगे बढ़ता है, ठीक है, ये आगे बढ़ता है। कैसे कैसे आगे बढ़ता है, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन मतलब O2, O2 की एक उपस्थिति होती है, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पर उपस्थित है, ठीक है। और एक और प्रकार कैसे, ऑक्सीजन अनुपस्थित होगा, O2 की अनुपस्थिति, ठीक है, क्या होगा, O2 की अनुपस्थिति। अब ये जो ऑक्सीजन की उपस्थिति और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, ये जो ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति है, इसे ही बोलते हैं हम वायवीय श्वसन और
अवायवीय श्वसन, ठीक है। क्या बोलते हैं, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति वाला कौन सा होगा, वायवीय होगा। ऑक्सीजन को हम जनरली वायु से कनेक्ट कर रहे हैं, वायवीय श्वसन, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा उसे बोलेंगे अवायवीय। एक बार लिखते हैं, वायवीय और अवायवीय। इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो ऑक्सी श्वसन, क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सी ऑक्सी श्वसन, ठीक है। क्या बोलेंगे, ऑक्सी श्वसन, और इसे क्या बोलेंगे हम, अनऑक्सी श्वसन, अनऑक्सी श्वसन या अनऑक्सी रेस्पिरेशन, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो अभी हमने क्या देखा है, अभी हमने देखा है श्वसन की प्रक्रिया क्या होती है। जो ग्लूकोज होता है हमारा, उस ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल होता है, ग्लूकोज का जो अणु होता है वो टूटता है। किसमें टूटता है ग्लूकोज का अणु, एनर्जी के फॉर्म में। और एनर्जी भी जब मिलती है तो किस रूप में मिलती है, एटीपी, ठीक है। यहाँ पर ग्लूकोज से टूट रहा था ऊर्जा के फॉर्म में, इसे बोलते हैं एटीपी। अब ये जो ग्लूकोज का टूटना होता है, ये ग्लूकोज का विखंडन होता है, वो दो प्रकार से हो सकता है। सबसे पहले ग्लूकोज डायरेक्ट टूटेगा नहीं, ग्लूकोज किस में टूटेगा, पायरुविक एसिड में, ठीक है। अब ये जो पायरुविक एसिड है वो आगे टूटेगा। अब वो आगे दो तरह से टूट सकता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है। अब जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है तब हमें क्या मिलता है, देख लेते हैं। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है तब क्या मिलता है, अनुपस्थिति में टूटता है तब क्या मिलता है। तो अनुपस्थिति वाला देखते हैं, अनुपस्थिति में क्या होता है, एथिल एथिल एल्कोहल मिलता है। क्या मिलता है, एथिल एल्कोहल, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे, C2H5OH, ठीक है। क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में और अनुपस्थिति में दोनों प्रकार से देखना है अपने को। तो जब अनुपस्थिति में टूट रहा है तो एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, और साथ में क्या मिलेगा, CO2, ठीक है। इसके बाद उपस्थिति में जब टूटता है तब क्या मिलता है, तब मिलेगा अपने को कार्बन डाइऑक्साइड। तब क्या मिलेगा हमें, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। 1 मिनट पानी पी। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर क्या मिल गया, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। और यहाँ पर क्या मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। इतनी बात क्लियर है आपकी। सबसे पहले क्या देखा है हमने, श्वसन देखा। श्वसन मतलब क्या होता है, जो ग्लूकोज का अणु होता है उसका टूटना। अब उस ग्लूकोज के अणु का किस किस में टूटना और कैसे टूटना। ग्लूकोज के अणु पहले पायरुविक एसिड में टूटेगा, उसके बाद वो आगे के उत्पादों में टूटेगा। और ये पायरुविक एसिड में टूटने के बाद दो प्रकार से टूटता है, एक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मतलब उपस्थिति में, और एक ऑक्सीजन के एब्सेंस में मतलब अनुपस्थिति में, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है तब क्या होता है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है तो उसे ऑक्सी श्वसन बोलते हैं या वायवीय श्वसन। और अंत में जो उत्पाद मिलते हैं वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। और अनुपस्थिति में क्या होता है, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल अपना, और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। अब यहाँ पर जो ऊर्जा है वो बहुत कम होती है और यहाँ पर जो ऊर्जा मिलती है वो बहुत ज्यादा है। अब हम इसे आगे स्लाइड से और देख लेते हैं। यहाँ आपके लिए ये यही है कि श्वसन के प्रकार कैसे होते हैं, ठीक है। श्वसन के प्रकार कैसे कैसे हैं, वायवीय और अवायवीय। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करके देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या देखेंगे हम, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है। ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की क्या है, उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और ये कैसे होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। कैसे होगा, अपना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है, अनुपस्थिति,
ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। इसके बाद फिर क्या होगा मैम? तो इसके बाद ये होगा, देखो एक और स्लाइड में मैं अच्छे से डिस्कस करूंगी आपको कि एक्चुअल में क्या होता है। यहाँ पर क्या होगा कि जो उपस्थिति वाला होगा वो तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ठीक है, उपस्थिति वाला होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। लेकिन जो अनुपस्थिति वाला होगा वो कहाँ होगा अपना? वो अपना कोशिका द्रव्य में ही हो जाएगा, ठीक है। उपस्थिति वाला माइटोकॉन्ड्रिया में, मतलब ये कहाँ संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। और ये कोशिका द्रव्य में कहाँ हो जाएगा? कोशिका द्रव्य में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, देखो वायवीय श्वसन है, मतलब क्या होगा? ऑक्सीजन के अणु का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण, ग्लूकोज के अणु का, सॉरी, इसमें क्या होगा कि ग्लूकोज के अणु का पूरी तरह से ऑक्सीकरण होगा। मतलब ग्लूकोज है वो बहुत सारी एनर्जी देगा, बहुत सारी ऊर्जा देगा, पूरी तरह से टूटेगा, ठीक है। तो क्या होता है? पूर्ण ऑक्सीकरण। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? जब अनुपस्थिति में होगा, अब यहाँ पर ऑक्सीजन ही नहीं है, तो ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण। क्या है? अपूर्ण ऑक्सीकरण, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीजन की जब उपस्थिति में होगा तो जो ऊर्जा होगी वो बहुत ज्यादा होगी, मतलब ऊर्जा उच्च मात्रा में मिलेगी, ठीक है, अधिक ऊर्जा। और जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा तो ऊर्जा कैसी होगी? कम ऊर्जा, कम ऊर्जा मिलेगी। इसके बाद एक और बात है कि लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता है ना, मतलब जो अंत में उत्पाद क्या मिलता है, मैंने अभी आपको बताया था, इसमें क्या मिलेगा उत्पाद के रूप में? उत्पाद या सह उत्पाद बोल सकते हैं। मेन उत्पाद तो अपना क्या हो गया? ऊर्जा हो गई। अब सह उत्पाद क्या मिलता है? सह उत्पाद क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। और ये जो ऊर्जा है वो तो है ही मेन, है ना, ऊर्जा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर क्या मिलता है? यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ मिलता है अपने को एथिल एल्कोहल। अब एथिल एल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल समझ रहे हो आप? अल्कोहल मतलब समझो, तो एथिल एल्कोहल, ये वही एथिल एल्कोहल होता है जो वाइन में रहता है, ठीक है। एथिल एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। इतनी बात क्लियर है? अभी क्या देखा है हमने? श्वसन देखा था, उसके बाद श्वसन के प्रकार देखे। श्वसन के प्रकार कैसे देखे? ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति, उपस्थिति अनुपस्थिति में अपन ने डिफरेंशिएट कर लिया। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, ये आपको दिख रहा है ग्लूकोज का विखंडन, ठीक है, ग्लूकोज का विखंडन हमें दिख रहा है। इस चीज को हम डिस्कस करते हैं कैसे कैसे। यह है ग्लूकोज का विखंडन। अब ग्लूकोज का विखंडन मैंने आपको बताया था, ये जो विखंडन की प्रक्रिया होती है पहले कोशिका द्रव्य में होती है। कोशिका द्रव्य समझते हो? कोई भी कोशिका होती है उसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है, सपोज कर लो ये कोई कोशिका है, ठीक है, रफली इसको सपोज कर लो कि कोई कोशिका है, ठीक है। तो अब इस कोशिका के अंदर क्या होगा? पूरा जो भी लिक्विड होगा उसे क्या बोलते हैं अपन? कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। अब इस कोशिका द्रव्य में क्या होता है? एक पार्ट होता है, इसे बोलते हैं अपन माइटोकॉन्ड्रिया। सपोज कर लो ये क्या है अपना? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो अब क्या होगा? पहले ग्लूकोज का अणु कहाँ जाएगा? इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर जाएगा तो क्या करेगा? वो पायरुविक एसिड बनाएगा या पायरुवेट एसिड बनाएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या बना दिया उसने? पायरुविक एसिड, ये बना दिया पायरुविक एसिड। अब इसके अंदर बनाने के बाद अब यहाँ पर प्रक्रिया होगी, ये जो पायरुविक एसिड होगा वो वापस से माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और वहां ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा, तब क्या मिलेगी हमको? ऊर्जा मिलेगी। इतनी बात क्लियर है?
ठीक है, अब हम इस चीज को यहाँ देख लेते हैं डिटेल में। ये क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज पहले कोशिका द्रव्य में टूटेगा, तब बनाएगा पायरुविक एसिड। उसके बाद अब देखना आप, ये तीन तरह से देखना है अपने को। एक देखना है ऑक्सीजन का अभाव मतलब अनुपस्थिति, ये देखना है ऑक्सीजन की उपस्थिति। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति अनुपस्थिति क्लियर है। अब ईस्ट होता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अपना, मतलब सूक्ष्म जीव है ईस्ट। ईस्ट में क्या होता है कि ऑक्सीजन लेने के लिए उतना उसका डेवलप नहीं होता है सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम उतना डेवलप नहीं है, तो उसमें बहुत कम मात्रा ऑक्सीजन की वो ले पाता है खुद में। तो अब क्या होगा कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी। ये जो ईस्ट के लिए लिखा है, ऑक्सीजन की जो अनुपस्थिति है वो किसके लिए है? ईस्ट के लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? O2 नहीं होगा। क्रॉस मतलब क्या है? O2 नहीं होगा, मतलब ऑक्सीजन नहीं होगी। अब मैम इसमें ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या मिलेगा? तो मिलेगा इसमें एथेनॉल। ठीक है, क्या मिलेगा इसमें? एथेनॉल, जो अल्कोहल बनाने में यूज होता है। एथेनॉल मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। इसके साथ में ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा कम मिलती है। कैसी मिलती है? ऊर्जा कम मिलती है। ठीक है, कम मिलती है। और किसके फॉर्म में मिलती है? ATP। अब ये ATP क्या नया बवाल आ गया, डिस्कस करते हैं अपन। जैसे आपको मनी को काउंट करना है, पैसों को काउंट करना है, तो आप मतलब रुपए में करते हो, है ना? 1 रुपए, 2 रुपए। तो ऐसे ही ये ऊर्जा को काउंट करने की एक यूनिट है। क्या है? ऊर्जा को काउंट करने की एक यूनिट है। इसका पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या नाम होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अभी इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ईस्ट में क्या होता है? कम ऊर्जा मिलेगी, और ईस्ट में क्या होगा? एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। इतनी बात क्लियर है। अब हम आते हैं ह्यूमन में। अब हम आते हैं किसमें? ह्यूमन में, मतलब मानव में। अच्छा, आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए, मैम ये जो ईस्ट में प्रोसेस होगी वो कहाँ होगी? जैसे मानव में तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है ना? ह्यूमन में तो कहाँ हो रही है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। तो ईस्ट में कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में। ये जो कोशिका द्रव्य में है ना, यही हो जाती है इसमें, कोशिका द्रव्य में। मतलब इसमें पायरुवेट एसिड भी कोशिका द्रव्य में ही बन जाता है, और जो पूरा पायरुवेट एसिड के बाद में एनर्जी मिलती है वो भी कोशिका द्रव्य में ही हो जाती है। लेकिन ह्यूमन में क्या होता है? मनुष्य में क्या होता है? पायरुविक एसिड बनता है कोशिका द्रव्य में। अब कोशिका द्रव्य के एक स्टेप आगे जाएंगे, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर अपना माइटोकॉन्ड्रिया में जो पायरुविक एसिड बनता है वो टूटता है। ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूट रहा है, मतलब उपस्थिति में टूट रहा है। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा, और बनेगी ऊर्जा। ठीक है, बहुत सारी ऊर्जा, 38 ATP ऊर्जा बनती है टोटल। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर आपने कभी देखा होगा कि आप जिस दिन बहुत भाग दौड़ कर लेते हैं, है ना, या बहुत सारी एक्सरसाइज कर ली आपने, तो आपको होता है बहुत जोर से पेन, बहुत दर्द होता है, आपको पैरों में दर्द होगा बहुत भयंकर वाला। तो वो दर्द क्यों होता है? वो दर्द होता है इसके चलते। किसके चलते? लैक्टिक एसिड के चलते। अब यहाँ पर क्या है कि हमने बहुत सारा दौड़ लिया है, हमारी बॉडी को जितनी ऑक्सीजन की नीड थी वो फुलफिल नहीं हो पाई है, लेकिन एनर्जी की जरूरत तो है। अब एनर्जी तो वहां पर मिल गई। एनर्जी कैसे मिल गई? ऑक्सीकरण हो गया, मतलब ग्लूकोज का अणु टूट गया। लेकिन वो कैसे टूटा है? पर्याप्त उसे ऑक्सीजन की मात्रा नहीं मिली थी। इतनी बात क्लियर है। तो ऑक्सीजन के अभाव में, मतलब ऑक्सीजन की कमी में टूटा है। ऑक्सीजन की कमी में टूटेगा तो क्या मिलेगा? लैक्टिक एसिड। और ये लैक्टिक एसिड का फिर उसका रिजल्ट क्या होता है? दर्द। ठीक है, मांसपेशियों में, जो मसल्स में पेन होता है अपनों को, मांसपेशियों में। ये जो मसल्स पेन जो होता है बहुत सारी एक्सरसाइज करने के बाद, तो ये यही है, लैक्टिक एसिड के कारण है। इतनी बात क्लियर है। तो अभी हमने क्या देखा? ग्लूकोज का विखंडन देखा है। ग्लूकोज का विखंडन कैसे कैसे होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी हो सकता है मैम, और अनुपस्थिति में भी हो सकता है। उपस्थिति में कैसे होगा? कैसे भी हो, उपस्थिति हो चाहे अनुपस्थिति हो, सबसे पहले तो मिलता है एक चीज। क्या चीज? पायरुविक एसिड। ठीक है, पायरुविक एसिड क्या है? इसका एक ऐसा मीडिएटर है कि मैं तो आऊंगा ही, अब मेरे बाद कुछ भी आए। ठीक है, तो वहां तक तो अपन पहुंच गए पायरुविक एसिड के बाद। अब चाहिए हमें ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन होगी तो कुछ और, ऑक्सीजन नहीं होगी तो कुछ और ह्यूमन में ऑक्सीजन नहीं होगी तो कुछ और ही, जो दर्दनाक है। ठीक है, अगर ह्यूमन में ऑक्सीजन नहीं होगी तो जो दर्दनाक चीज मिलेगी वो क्या है? लैक्टिक एसिड। और ऑक्सीजन होगी तो अपना माइटोकॉन्ड्रिया खुश होगा। माइटोकॉन्ड्रिया खुश होगा तो क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और बहुत सारी एनर्जी। ठीक है, ये हम चीजें देख चुके हैं। ग्लूकोज का विखंडन, ये आपको क्लियर हुआ। अब जितनी भी एनर्जी अपनी बॉडी में मिल रही है वो कैसे मिल रही है?
ऐसे मिल रही है। अगर कोई पूछे कि एनर्जी कैसे मिलती है, खाना बस खाने से? नहीं, खाने के बाद डाइजेशन होता है, उसके बाद में क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, मतलब खाने के बाद पाचन होता है, फिर क्या होता है, श्वसन होता है, उसके बाद मिल पाती है अपने को ऊर्जा। तो देखा अपन ने ऊर्जा कितनी देर बाद मिल पा रही है, कितने कठिन है प्रोसेस। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर दो चीजें बता रही थी मैं आपको, कौन कौन सी दो चीजें बता रही थी? जस्ट अ मिनट। एक होता है ब्रीदिंग, मतलब श्वास, ना कठिन है लिखना। क्या होता है, श्वास। इतनी बात क्लियर है। और एक होता है श्वसन, ठीक है। श्वसन अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया है, श्वासोच्छ्वास के बारे में भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। श्वासोच्छ्वास मतलब कि रेस्पिरेशन। क्या है ये, रेस्पिरेशन। अब देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, मतलब गैसों का आदान प्रदान। क्या है, ऑक्सीजन को लेना, CO2 को छोड़ना। इसे अपन क्या बोल सकते हैं, गैसों का आदान प्रदान, मतलब गैसों में जो मूवमेंट, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में जो मूवमेंट हो रहा है उसे अपन बोल सकते हैं ब्रीदिंग, मतलब श्वासोच्छ्वास, ठीक है। यहाँ पर रेस्पिरेशन क्या होता है, ग्लूकोज के अणु का टूटना। क्या है, ग्लूकोज के अणु का टूटना। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है कि ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, वो ओनली क्या है, श्वासोच्छ्वास, लेकिन एक्चुअल में श्वसन क्या है, ग्लूकोज के अणु का टूटना। अब अपन ने देखा था ये कैसी प्रोसेस थी, ये केमिकल प्रोसेस थी, मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया है। ये कैसा है, रासायनिक, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, इसमें पानी बनेगा, इसमें ऊर्जा ATP के फॉर्म में बनेगी। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होता है, तो ये कैसी होती है, भौतिक प्रक्रिया, ठीक है। कैसी प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया। इतनी बात भी क्लियर है मैम। अब तीसरी चीज क्या है, ये कहां पर होगी, तो ये जो प्रक्रिया होगी वो कहां होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। कहां होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। अभी देखा था ना अपन ने, श्वसन के बारे में देखा था, कहां हो रही है श्वसन की प्रक्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। और ये प्रक्रिया कहाँ होगी, ब्रीदिंग की, मतलब कि जो सांस ले रहे हैं अपन, उसकी प्रक्रिया कहाँ होगी, ये फेफड़ों तक होती है। कहाँ कहाँ पे होगी, फेफड़ों में, ठीक है, फेफड़ों में। अब एक बात और आ गई, क्या इसमें अपने को एनर्जी मिलेगी, क्या इसमें अपने को ऊर्जा मिलेगी क्या, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने में और ऑक्सीजन को लेने में? तो इसमें इसमें जो है ऊर्जा की मात्रा नहीं मिलती है, ठीक है, इसमें ऊर्जा नहीं मिलती। इसमें ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है, या मिलती है लिख देते हैं अपन सरल भाषा में। ठीक है, हमने दो चीजें और देख ली, एक देख लिया ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में अंतर। अभी हमने ऑक्सीश्वसन अनऑक्सीश्वसन में अंतर देखा था, मतलब वायवीय और अवायवीय, ठीक है, श्वसन जो होता है। अब हम क्या देख रहे हैं, श्वासोच्छ्वास और श्वसन में अंतर देखते हैं। श्वासोच्छ्वास मतलब सांस लेना छोड़ना, श्वसन मतलब ग्लूकोज का टूटना। ग्लूकोज का टूटना मतलब कुछ केमिकली मिलेगा अपने को, कुछ रासायनिक प्रक्रिया होगी। सांस लेना छोड़ना भौतिक प्रक्रिया है। इसके बाद क्या है, ग्लूकोज टूटेगा तो बनेगी एनर्जी, है ना, तो बनेगी ऊर्जा। लेकिन सांस लेने छोड़ने में
कोई ऊर्जा नहीं बनेगी। सांस लेने छोड़ने का संबंध फेफड़ों से है, लेकिन ग्लूकोज के टूटने का संबंध कहाँ से है? अपना माइटोकॉन्ड्रिया से है। इतनी बातें क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं। आगे एक चीज दिख रही है एटीपी। एटीपी अभी मैंने बताया था, एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसिन। क्या? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, क्या है? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। इसके बाद क्या ये होता क्या है आखिर? एटीपी क्या होता है? तो जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को मेजर करने का, ठीक है, एक ऊर्जा की मुद्रा होती है या ऊर्जा का मापक होता है। क्या होता है? ऊर्जा की मुद्रा। मुद्रा मतलब करेंसी। जैसे कि भारत की करेंसी क्या है? रुपया, है ना? तो ऐसे ही ऊर्जा की करेंसी क्या है? क्या है? एटीपी। तीसरी चीज क्या है? जब मानव में श्वसन होता है तो टोटल कितनी ऊर्जा बनती है? 38 एटीपी। ठीक है, मानव श्वसन में कितनी ऊर्जा निकलती है? 38 एटीपी। इतनी बात क्लियर है? तो ये हमने देखा है एटीपी के बारे में, मतलब कि सॉरी ऊर्जा के बारे में। अब एक बात और है, हमने अभी एक चीज देखी थी, श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास मतलब ब्रीदिंग, है ना? ब्रीदिंग ही तो देखा था। तो यहाँ पर जो ब्रीदिंग देखते हैं हम, श्वासोच्छ्वास जो देखते हैं उसको भी हम दो पार्ट में बांट लेते हैं। ठीक है, अब दो पार्ट में कैसे बेटा? ब्रीदिंग मतलब, ठीक है, मतलब अंदर एक बार लिया और बाहर छोड़ा। तो जो अंदर लेने की प्रक्रिया है जिसे अपन इनहेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इनहेल। ठीक है, इनहेल। आप इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी पढ़ते जाएं तो आपके लिए बेनिफिशियल है, मतलब लाभकारी है आपके लिए ही। इनहेल मतलब क्या होता है बेटा? सांस को अंदर लेना। क्या होता है? सांस को लेना। ठीक है, जिसे बोलते हैं निश्वसन। निश्वसन। और बाहर छोड़ना इसे बोलते हैं एक्सहेल। एक्स मतलब होता है ना एग्जिट करना। एग्जिट करना मतलब एक्सहेल, बाहर छोड़ना। अब देखो आप कितना कंफ्यूज हो गए हिंदी में, निश्वसन, निःश्वसन, श्वासोच्छ्वास। इंग्लिश में कितना इजी है ना थोड़ा सा। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग हम डेली यूज में यूज करते हैं, है ना? क्या ब्रीदिंग डे टू डे लाइफ में हम ब्रीद करो, इनहेल करो, एक्सहेल करो। तो एक्सहेल मतलब क्या होता है? निःश्वसन। निःश्वसन। ठीक है, ये हो गया अपना क्या? एक्सहेल। अब इसमें क्या होता है? इसमें अपने को ऑक्सीजन को अंदर लेना है। ठीक है, ऑक्सीजन को अंदर लेना। इतनी बात क्लियर है? इनहेल कर रहे हैं मतलब अंदर ले रहे हैं। और एक्सहेल में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। बाहर निकालना। इतनी बात भी क्लियर है मैम, है ना? अब यहां पर क्या होता है, कुछ चीजें और होती हैं। देखो, दो पॉइंट क्लियर है। एक और बात होती है, अच्छा वायुमंडल में कितनी ऑक्सीजन है, कितनी नाइट्रोजन है, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये अपने को पता है। ऑक्सीजन कितनी है मैम? यहाँ पर सबसे पहले क्या है? नाइट्रोजन। एन मतलब क्या है? नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन कितना परसेंट है? 78%। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन ही लिखती हूँ। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है? 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03%। अब अपन ले क्या रहे हैं? जो अपने एटमोस्फेयर में, जो अपने चारों तरफ वातावरण में चीजें हैं, कितनी कितनी चीजें हैं मैम? नाइट्रोजन है 78%, मतलब 78%, ऑक्सीजन है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है अपनी? 0.03%। ठीक है, ये क्या है? अपने चारों तरफ अपनी जो हवा है, वायु है, उसमें है। लेकिन अपन ने अंदर तो ली, अब फेफड़ों से एक्सचेंज होगा गैस का, है ना? फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड वापस आएगी। जो अपन ने अभी देखा था कि
अपना जो कोशिका के भीतर ग्लूकोज टूट गया, अब वहां से कार्बन डाइऑक्साइड आई, कार्बन डाइऑक्साइड वापस से रक्त में आएगी, रक्त से फेफड़ों तक आएगी और फेफड़ों से मुख से अपने बाहर निकल जाएगी। ठीक है, कैसे बाहर निकलेगी? अब बाहर निकलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ थी 0.03, ठीक है, अब यहाँ पर लगभग लगभग 4% अपनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। तो अब नाइट्रोजन तो सेम है, नाइट्रोजन तो चेंज नहीं होगी, मतलब 78%। ऑक्सीजन में क्या होगा बेटा? ऑक्सीजन यहाँ पर 21% थी, कितनी थी? 21%। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कम हो जाएगी, 17% रहेगी और कार्बन डाइऑक्साइड अपनी 4% हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है? तो इस चीज को क्या बोलते हैं अपन? निश्वसन और निःश्वसन। ठीक है, कभी आपके में डिफरेंस आता है 10th क्लास में तो आपसे बने चीजें। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? अब एक बात होती है कि मैम आपने है ना ह्यूमन में तो बता दिया, मतलब मानव में कैसे कैसे क्या क्या होता है ये आपने बता दिया। अब थोड़ी सी बात पौधों की करते हैं। ठीक है, पेड़ों में क्या होता है? पौधों में श्वसन। अब क्या होता है पौधों में? सपोज करो ये, ठीक है, ये पेड़ क्या है? पौधे की किसी की पत्ती है। अब इस पत्ती में क्या होता है? छोटे 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 छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्र को क्या बोलते हैं हम? स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा, ठीक है। अब ये स्टोमेटा क्या करते हैं? सेम वही चीज करेंगे, ऑक्सीजन को लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे। अब आप लोग ये मत सोचना कि जो पत्ती मतलब जो पौधे होते हैं उसमें जो मतलब सांस लेना सांस छोड़ने की जो प्रोसेस होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती, उसमें भी ह्यूमन जैसे ही निकलेगी। मतलब इसमें क्या होगा? यहाँ से ऑक्सीजन को वो लोग लेंगे, मतलब पौधे ऑक्सीजन लेंगे और छोड़ेंगे क्या? बाहर। ये बाहर की तरफ एरो है, क्या छोड़ेंगे? CO2। लेकिन इसके ऑपोजिट एक और होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। कौन सी क्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? अब ये यहाँ पे क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में यही कार्बन डाइऑक्साइड को ये यूज कर लेते हैं। मतलब इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया इन्होंने? अंदर लिया है। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लिया है और बाहर क्या किया है? ऑक्सीजन को किया है। इतनी बात क्लियर है? हमने पेड़ों में क्या देखा है कि पेड़ों में भी श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो सेम होती है, मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। लेकिन इसके अपोजिट एक और क्रिया होती है इसमें, प्रकाश संश्लेषण की। उसमें क्या होता है? उस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं लेकिन ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है बेटा, एक क्वेश्चन क्या आता है? रात में पेड़ों के नीचे क्यों नहीं सोना है? रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना क्यों? या रात में पेड़ों के नीचे नहीं रहना है? क्वेश्चन आता है क्यों? ठीक है, क्या आपको ऐसा लगता है कि रात के समय फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश फोटोसिंथेसिस की क्रिया या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है रात को? तो रात को ये क्रिया नहीं होती है, रात में ये नहीं होगी। ठीक है, अब रात में ये नहीं होगी तो ऑक्सीजन मिलेगा रात को? रात को ऑक्सीजन भी उतना नहीं मिलेगा। अब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा यहाँ पर और श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर छोड़ ही रहे हैं लेकिन इसको अंदर नहीं ले रहे हैं क्योंकि सूर्य का प्रकाश है ही नहीं है रात में, है ना। इसलिए रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। बात क्लियर है? इसलिए नहीं सोना चाहिए। मैम आप आंसर क्या दोगे? इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि रात के समय फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं होती है। अब वो नहीं होगी तो क्या होगा? जो कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन में छोड़ रहे हैं उसका यूज नहीं कर पाएंगे। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, इसके बाद अब क्या है? इसके बाद एक डायग्राम दिख रहा है, इसके ऊपर अपन डिस्कस अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन अभी अपन डायग्राम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, डायग्राम में क्या है? डायग्राम में क्या है? देखो ये है अपना नासा द्वार, ये क्या है अपना? नासा द्वार मतलब नॉस्ट्रिल्स अपने। ठीक है, यहां से अपन ऑक्सीजन को अंदर लेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? ये अपनी मुख गुहा है, इसका काम बाहर निकालने के लिए है ना। ये क्या करेगी? अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगी और ये क्या करेगी? ऑक्सीजन को अपन अंदर लेंगे इससे। अब ये ऑक्सीजन अंदर गई तो यहाँ पर क्या होता है? हमने देखा था ग्रसनी,
ये जो ग्रसनी होती है वो वहां पर हमने लैरिंग्स देखा था, ये फेरिंग्स का काम करेगी। यहाँ फेरिंग्स होता है, क्या होता है ये? फेरिंग्स। फेरिंग्स मतलब ये श्वास नली के ऊपर का ढक्कन बोल सकते हैं अपन इसे, ठीक है। तो श्वास नली में हवा यहीं से होकर के जाएगी। अब यहाँ से होकर के जब हवा जाएगी, यहाँ से होकर के ऐसे वायु अंदर जाएगी, तो वायु कहाँ जाएगी सबसे पहले? ये जो दिख रहे हैं आपको, ये है फेफड़े। क्या है ये क्या है दोनों? फेफड़े। इनको क्या बोलते हैं अपन? लंग्स, ठीक है, फेफड़े। यहाँ कहीं लिखा नहीं है। तो ये जो बड़ा बड़ा जो पार्ट है वो क्या है अपने? लंग्स, ठीक है। लंग्स के ऊपर आपको दिख रही है व्हाइट व्हाइट कलर की, लंग्स के ऊपर ये जो व्हाइट कलर की दिख रही है आपको, वो क्या है? हमारे रिब केज, मतलब पसलियां, ठीक है। ये जो दिख रही हैं ये जो ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो स्ट्रक्चर क्या है अपना? पसलियां। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम? पसलियां। पसलियां ये लिखा हुआ है, पसलियां या रिब्स, क्या बोलते हैं हम? रिब्स या पसलियां, ठीक है। अब ये क्या काम करती हैं? ये चोट नहीं पहुंचाती हैं। कभी कुछ ऐसा होता है ना कि धक्का लग जाता है, चोट लगती है, तो ये चोट से बचाती हैं। इसके लिए एक प्रोटेक्शन का काम करती हैं अपने, किसके लिए? फेफड़ों के लिए। इसके बाद ये फेफड़े हैं, फेफड़ों के अंदर क्या होता है? फेफड़ों के अंदर यहाँ पर बहुत सारे ट्यूब्स रहते हैं, लेकिन ये जो 3 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं बड़े बड़े से, इनको बोलते हैं अपन ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं इनको? ब्रोंकाई, ठीक है। इनको बोलते हैं अपन ब्रोंकस, फिर ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। कैसे कैसे? ब्रोंकस, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। इनके लास्ट में एक ओपनिंग होती है, ये इस तरह से ओपनिंग रहती है। ये जो छोटे छोटे है ना ऐसे होल्स टाइप के दिखते हैं, उनको बोलते हैं अपन क्या? एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं इनको हम? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई, ठीक है। एल्वियोलाई का काम क्या होता है? यही करते हैं एक्सचेंज, जो अपन अभी देखे थे, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज। CO2 और ऑक्सीजन का क्या करते हैं? एक्सचेंज। एक्सचेंज के लिए ऐसे एरो बना रही हूँ, मतलब ऑक्सीजन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम के बारे में, ये जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे डिटेल से। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने क्या देखा है, फटाफट से एक बार रिकॉल करते हैं। आज हमने श्वसन देखा है, श्वसन मतलब ग्लूकोज का अपघटन कैसे कैसे होता है उसके बारे में देखा है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, अब्सेंस में, प्रेजेंस वाले को ऑक्सी श्वसन, एब्सेंस वाले को अनऑक्सी श्वसन। उसके बाद में हमने देखा था कि ब्रीथिंग मतलब अपने श्वासोच्छ्वास में और श्वसन में अंतर क्या होता है। उसके बाद श्वासोच्छ्वास को भी पढ़ा था हमने, ये निश्वसन और निःश्वसन के रूप में होता है। उसके बाद जो ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा निकलने के लिए अपन यूज करते हैं ATP। तो ATP क्या होता है? ये सारी बातें हमने आज पढ़ी हैं। कल की क्लास में आपका श्वसन तंत्र कंप्लीट होगा। इसके अलावा कुछ जो जीव होते हैं, जैसे मछलियां हैं, मेंढक हैं, उनमें श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है, ठीक है। तो आप क्लास से लगातार जुड़े रहें, और सारी चीज़ें हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे से क्लियर करें। इसके अलावा आपके लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि आपको जो भी डायग्राम्स दिख रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनके लिए एक एनिमेटेड क्लास भी लाई जाएगी जल्द ही, ठीक है। तो एनिमेटेड क्लास से क्या होगा, आपको पूरा सिस्टम 1 to 1 आप देख पाओगे उसको, कि आखिर में चीज़ें कैसे होती हैं, खाना कैसे अंदर जाता है, श्वास नली किधर होती है, ग्रास नली किधर होती है। 3D डायग्राम में एनिमेटेड फॉर्म में आपको सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी। थैंक यू।